करते हो तो वो एडिटिव ही रहेगा, अदरवाइज कोई पॉइंट छूटेगा नहीं। और फिर इसके साथ एसोसिएटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आएगी। तो मैं आपको बुक में जो सी मेरी वाली बुकलेट है उसमें क्वेश्चन नंबर्स बताऊंगा, पहले वो करना शुरू करोगे ताकि चैप्टर प्रिपरेशन में आ जाए। तो यहां पर ये चैप्टर एंड करते हैं। अब इसके आगे जो हम बात करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट चैप्टर है, जो कि है आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। आज कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा और फिर उसके बाद उसके बारे में आगे चलकर हम बात करेंगे। एक चीज और बता दूं या पूछ लूं, आप लोगों में से कौन कौन ऐसा है जिसके कल से स्कूल ओपन है? एक तो गार्गी ने मुझे बताया, और आपके ओपन हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वील बी कीपिंग क्लासेस इन इवनिंग एज पर द शेड्यूल जो पहले चलता था। प्लस सैटरडे संडे के अंदर मैं इस वाले सैटरडे संडे के अंदर एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा। सैटरडे का मतलब हो गया इवनिंग में भी क्लास है और मॉर्निंग में भी क्लास है। तो उसमें सिर्फ क्या है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का कॉन्टिन्यूशन रखूंगा। वो कॉन्टिन्यूशन रखने का पर्पस है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा बात होगी सैटरडे ना रखकर कहीं पर आगे पीछे देख लूंगा, वो मैं डिस्कस कर लूंगा। क्लियर है? नहीं तो सैटरडे को एक क्लास इवनिंग वाली ना लेकर मॉर्निंग में एक्स्ट्रा रख लूंगा, ताकि बर्डन ना बने, क्योंकि एंट्रेंस वाले जिनसे बच्चे ना वो ऐसे शक्ल देख रहे हैं कि सुबह आपकी पहले सीबीएसई, फिर हमारी एंट्रेंस, फिर उसके बाद एक और सीबीएसई, तो इट विल बी ए लॉन्ग थिंग। तो वो चीज को मैं देख लूंगा सैटरडे को। बट अभी ये मानकर चलेंगे आज की क्लास के बाद ट्यूसडे थर्सडे का स्केड्यूल आपका वही रहेगा जो आपका यूजुअल स्केड्यूल रहता था, 6:30 वाला बैच 6:30 बजे, 8:30 वाला बैच 8:30 बजे। पक्का? चलिए, अब ध्यान से एक एक चीज सुनिएगा, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ऑब्जर्व करिएगा। मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स समझने से पहले मुझे समझ में आना चाहिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक ल्यूविस बेस और दूसरा ल्यूविस। सर ल्यूविस बेस वो एंटिटी होता है जिसका सेंट्रल एटम का ऑक्टेट और उसके पास लोन पेयर। वहीं पर ल्यूविस एसिड वो होता है जिसका सेंट्रल एटम का ऑक्टेट ही इनकम्प्लीट। इनको पढ़ने का क्या रीजन है? तो बेटा ल्यूविस बेस अगर अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ल्यूविस एसिड के वेकेंट ऑर्बिटल में रिसाइड करवा ले, इसका पेयर इसके वेकेंट ऑर्बिटल में रिसाइड करवा ले, तो कहीं ना कहीं इसका ऑक्टेट भी हमें क्या लगने लग जाता है? कंप्लीट। ध्यान से लैंग्वेज सुनना। शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज टू इलेक्ट्रॉन withdrawing species, such bond is known as coordinate bond. सर ये तो हमने कुछ कोवलेंट बॉन्ड में भी सुना था शेयरिंग। तो कोवलेंट बॉन्ड में सुना जाता है आदर्श म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है एक मैं लाया एक आप लाए, दो मैं लाया दो आप लाए, तीन मैं लाया तीन आप लाए। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं सिर्फ शेयरिंग, तो भाई मैं ही दो इलेक्ट्रॉन लेकर आया और आपसे शेयर करे। मेरे दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेरे लिए वो सरप्लस इलेक्ट्रॉन है, वो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद पड़े हुए लोन पेयर है। तो मेरा पेयर आपकी डेफिशिएंसी को दूर कर दे, आपके साथ शेयर करवा ले। भाई जब तुझे जरूरत होगी तू पेयर शुरू यूज कर लेना, नहीं तो मेरे पास तो पड़ा ही हुआ है, जिसकी वजह से आपका भी ऑक्टेट क्या लगने लगे? कंप्लीट लगने लगे। ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जहां कोवलेंट बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक बंदा लेकर आता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में सिर्फ एक ही स्पीशीज दो इलेक्ट्रॉन लेकर आता है और दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन। इस पे अगर मैं एग्जाम्पल रखूं तो बेटा AlCl3 ल्यूविस एसिड है, वहीं पर Cl माइनस ल्यूविस बेस है। तो Cl माइनस का पेयर AlCl3 के साथ शेयर हो, ऐसे बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट। मैंने NH3 लिया,
इसका पेयर मैंने AlCl3 के साथ शेयर करवाया, तो इनके बीच में भी कौन सा बॉन्ड बना? कोऑर्डिनेट। पक्का? अब पॉइंट आता है, सर आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा दिया, तो ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्या है? सर ऐसे स्पीशीज जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद दिखाई दें, उनको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। कंपाउंड्स विच पोजेस एटलीस्ट वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो एक से ज्यादा भी बन सकते हैं, लेकिन एक मिनिमम भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना होगा एक स्पीशीज में, तो वो स्पीशीज क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट कंपाउंड। पक्का बात समझ में आती है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? लिखिए प्लीज। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वैसे चीज आ रही है सामने, पूछना चाहता हूं या सुनना चाहता हूं, दो लोगों के बीच में अगर लड़ाई होती है तो जीतता कौन है? हैं? जो ताकतवर हो। उसका जीतने का वे आउट कैसे एनालाइज होता है? सामने वाले के चेहरे पे चोट देखकर, या? अच्छा, तो जो जीत रहा होता है उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो रोक देना चाहिए। ठीक है ना? दैट इज अ वाइज डिसीजन, बट यूजुअली कोई नहीं करता। इवन इंडिया पाकिस्तान की भी वॉर होगी तो ऐसा कोई रेयरेस्ट ऑफ रेयर करेगा। बट लॉजिकली जो, सपोज आप लोगों के आसपास में, अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने कंपेनियंस के बीच में, अपने अड़ोसी पड़ोसी के बीच में अगर सपोज लड़ाई हो जाए, तो उस लड़ाई का कोई कंक्लूजन है? एक दो चार तो किसी के भी ज्यादा लग सकते हैं, इतने तो मम्मी पापा भी मार देते हैं, है ना? विकास व्यान में भी लग जाती है एक आध तो, जगाने के लिए एक दूसरे को, है ना? तो उससे कुछ जीत या हार हो जाती है? कुछ मिल जाएगा? नहीं। बल्कि होगा क्या? आप लोग किसी ना किसी की नजरों में गलत जरूर हो जाओ। या तो ना उससे हायर लेवल की लड़ाई हो, और लड़ाई आपके लेवल पर हो भी तो उसी चीज की हो कि वो होनी चाहिए मार्क्स के बेसिस पे, मेरे उससे ज्यादा मार्क्स, जिसको हम बोलते हैं हेल्दी कंपटीशन। सो इफ यू compete with anyone, you feel like you are being competed, तो आपका compete होना चाहिए रेस के हिसाब से, एक स्पोर्ट्समैनशिप के हिसाब से, और ना कि अड़ोसी पड़ोसी को मारने के हिसाब से। हम मार भी देंगे तो भैया कुछ फायदा नहीं होने वाला, उल्टा टीचरों ने आपको ही डांटना और दोनों को डांटना है। मेरा ऐसा इसलिए ख्याल आया क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो कभी भी कैसे भी किस मोड़ पे किस तरीके से लड़ लेते हैं, और उनको उनके साथ चलने वाले भी बहुत सारे पहुंच जाते हैं उनके साथ, कि हाँ भाई हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम उसके साथ हैं, हम उसको बचा रहे थे, हम उसको बता रहे थे। तो किसी को ऐसा लगेगा तो बता देना, मैं बुलाकर अपने सामने लड़ाई करवा लूंगा, फिर देखते हैं कि इसमें कितना दम है ना? और ऐसा अगर नहीं है, और आप लोग अपनी कुछ अच्छी सिविलाइज्ड कल्चर से बिलोंग करते हो, और अच्छी फैमिलीज को रिप्रेजेंट करते हो, और कुछ मॉरल्स को, एथिक्स को लेकर चलते हो ना, तो ना हिस्सा बनो, ना बनने दो, और ना किसी को सपोर्ट करो, ना किसी के अगेंस्ट खड़े हो, तो वो चीज अच्छी रहेगी। वरना तो भाई अग्निवीर के फॉर्म्स निकलने वाले हैं, वो भर लो, सीधा बॉर्डर पे जाओ। वैसे ही वर्ल्ड वॉर 3 का 80% तो स्टार्टिंग का ऐसा लग रहा है कि हो गई है स्टार्ट, तो आप लोगों की बहुत जरूरत है। वो जिस कह रहे सर मैं तो 4 बजे उठता हूँ, तब तक तो लड़ाई आधी हो चुकी होगी, है ना? है? चलो वापस आ जाओ। मेरा सिर्फ ये प्रवचन देने का पर्पस था कि हमारी क्लासरूम में से कुछ आवाजें ऐसी आ रही थी कि सब्सक्राइबर बढ़ाने की होड़ में हम लोग कहीं पे लड़ रहे थे, है ना? ठीक है ना? चलो वापस आ। क्लियर है यहां तक? हाँ लिखो पे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अ बॉन्ड formed between
two species where one species share its complete pair of electron with another species. Full stop. Sharing of electron is done by Lewis base to Lewis acid. Full stop. Example, ये NH3 AlCl3 का और AlCl4 चार्ज माइनस का बना रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। एनी कंपाउंड showing a minimum of one coordinate bond, any compound showing a minimum of one coordinate bond is known as coordinate compound. नेक्स्ट सॉल्ट, बता सकते हो सॉल्ट क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जो एसिड और बेस की रिएक्शन से बनता है, उसको आप सॉल्ट बोलते हो। या कह सकते हैं ऐसा सब्सटेंस जिसके पास कैटायनिक पोर्शन और एनायनिक पोर्शन दोनों हो, तो उसको क्या बोलते हैं? सॉल्ट बोलते हैं। पक्का? अब हमारे पास सॉल्ट्स भी बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। ऐसा सॉल्ट जो सिर्फ आयोनिक बॉन्ड बनाकर दिखाई दे, तो आयोनिक सॉल्ट। ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर दो कैटायन दो एनायन हो, उसको आप बोलते हो डबल सॉल्ट। ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर एक से ज्यादा सॉल्ट नजर आए, उसको आप बोलते हो मिक्स सॉल्ट। ऐसे ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट सॉल्ट है जिसके अंदर आपको चाहे कैटायन में चाहे एनायन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नजर आए, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट सॉल्ट। लिखिए, व्हेन एन एसिड reacts with a base, it shows neutralization reaction, hence produce a salt. Salts are classified as
आयोनिक सॉल्ट्स, डबल सॉल्ट्स, मिक्स्ड सॉल्ट्स एंड कोऑर्डिनेट सॉल्ट्स। तो हमारे लिए कोऑर्डिनेट कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाई देता है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आयंस में भी हो सकता है और सॉल्ट्स में भी। अगर मेरे लिए वो सॉल्ट में होगा या आयन में होगा, मैं उसको कॉमन नेम से बोल सकता हूं एज कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अब इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, प्लीज बोर्ड पर देख लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत है। ये एक रिप्रेजेंटेशन है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की। इसमें से एम भी मिसिंग हो सकता है, एन भी मिसिंग हो सकता है। होने को ये दोनों ही मिसिंग ना हो तब भी काम चल सकता है। एक एक करके बात समझेंगे तो सारी चीजें नजर आएंगी। सबसे पहली चीज, स्क्वायर ब्रैकेट। ये स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर प्लस का चार्ज भी हो सकता है, माइनस का चार्ज भी हो सकता है, जीरो चार्ज भी हो सकता है। इसको आप बोलते हैं कोऑर्डिनेट स्फीयर। इस कोऑर्डिनेट स्फीयर में दो चीजें होती हैं। पहली चीज, सेंट्रल मेटल। ये सेंट्रल मेटल जीरो चार्ज वाला भी हो सकता है और पॉजिटिव चार्ज वाला भी हो सकता है। वहीं पर दूसरी चीज होती है इसमें, लीगेंड। ये लीगेंड भी पॉजिटिव चार्ज वाले हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले हो सकते हैं, जीरो चार्ज वाले हो सकते हैं। अब ये दो वर्ड्स क्या हैं, बात को ध्यान से समझना। मेरे पास सपोज Cr प्लस है, Mn प्लस है, Mn2 प्लस है। ये मेटल्स डी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं और इन डी ब्लॉक के मेटल्स के पास कैपेबिलिटी होती है कि ये वेकेंट ऑर्बिटल्स दिखा सके। इसलिए ये एक्सेप्टर का काम करते हैं, यानी ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। यानी सिंपली ये किसका काम कर रहे हैं? ल्यूइस एसिड का। वहीं पर बहुत सारे आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स केपेबल होते हैं लोन पेयर कैरी करने के, जिसकी वजह से आप इनको नाम देते हो लीगेंड्स का। लेकिन लॉजिकली ये क्या है? ल्यूइस बेसिस। तो हमारे लिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो चीजें। पहली, मेटल, बोल मेटल रहे हैं लेकिन आज ये पेयर को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। और दूसरा, लीगेंड, जो कि पेयर डोनेट कर सकता है। मैं दोबारा से बोल दूं, स्क्वायर ब्रैकेट में दो चीजें,
एक ल्यूइस बेस और दूसरा ल्यूइस एसिड, यानी इन दोनों में कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट। तो मैं बोल सकता हूं स्क्वायर ब्रैकेट एक्सपीरियंसेस फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अगर मेरे पूरी एंटिटी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने होंगे किन्हीं स्पीशीज के बीच में, तो उन स्पीशीज को कहां लिखूंगा? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। बात समझ में आती है? मैं दोबारा से बोल दूं, मैंने एक रिप्रेजेंटेशन में तीन चीजें लिखी। सर आपने एम लिखा, आपने स्क्वायर ब्रैकेट बनाया जतिन, और आपने एन लिखा। मैंने सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट की बात करी, तो स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने दो चीजें लिखी। एक लिखा मैंने सेंट्रल मेटल, और एक लिखा मैंने लीगेंड। आप कहते हो सर आपके स्क्वायर ब्रैकेट में तो मुझे दो से ज्यादा चीजें नजर आ रही हैं। तो बेटा मैंने एक लिखा हुआ है सीएम, सीएम का मतलब है सेंट्रल मेटल। दूसरा मैंने लिखा हुआ है L1 L2। तो एक से ज्यादा लीगेंड्स या एक से ज्यादा टाइप के लीगेंड्स हो सकते हैं। सपोज दो टाइप के लीगेंड ClBr BrF, तो दो टाइप के लीगेंड्स हो गए, या दो से ज्यादा टाइप के लीगेंड्स हो सकते हैं, क्या बनाते हुए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट में सिर्फ कौन सा बॉन्ड बनते हुए देखोगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसमें दो ही चीजें देखोगे, दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स वाली चीजें देखोगे, या तो पेयर देने वाली या तो पेयर, पेयर लेने वाला कौन? इकलौता सेंट्रल एटम। और पेयर देने वाले कौन? लीगेंड्स, जो कि एक से ज्यादा हो सकते हैं। पक्का? अब एक छोटा सा पॉइंट और सुनना ध्यान से। कोऑर्डिनेट स्फीयर कैन बी होमोप्लेटिक एंड हेट्रोप्लेटिक। होमो का मतलब कोई बता सकता है क्या होता है? सेम। और हेट्रो का? डिफरेंट। तो इट कैरीज ओनली वन टाइप ऑफ लीगेंड्स, वहीं हेट्रो में आ जाएगा मोर देन। तो आपके लिए स्क्वायर ब्रैकेट में अगर आपको एक से ज्यादा टाइप के लीगेंड्स नजर आए तो हेट्रोप्लेटिक, और एक ही टाइप के लीगेंड नजर आए तो होमो। सपोज परिणीत मैं लिखूं Cl4 है, Cl एक ही, कितने भी हो लेकिन है तो एक ही टाइप, तो ये क्या कहलाएगा? होमोप्लेटिक। मैं लिखूं Cl2 NH23 होल ट्वाइस या H2O होल ट्वाइस, तो यहां पर क्या हो गए? एक से ज्यादा टाइप हो गए। सर Cl भी दिख रहा है, NO2 भी दिख रहा है, NH3 भी दिख रहा है, H2O भी दिख रहा है, तो एक से ज्यादा टाइप का मतलब ये क्या हुआ? नंबर कितना भी हो लेकिन एक ही टाइप का होगा तो होमोप्लेटिक, और एक से ज्यादा टाइप का होगा तो हेट्रोप्लेटिक। पक्का? इसके अलावा ध्यान से देखोगे तो सेंट्रल मेटल पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज या जीरो चार्ज हो सकता है, वहीं पर लीगेंड्स पे कोई भी चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो। पक्का बात समझ में आती है? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है बात? इतनी चीजें नोट्स में सारा कुछ लिखा हुआ है, पहले समझ लें, सारी चीजें ध्यान से देख लें, ऑब्जर्व कर लें। क्लियर है यहां तक? अब जरा मैं स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर निकलता हूं, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में तो सिर्फ कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर निकलते हैं, प्लीज बात को समझिए। मैं स्क्वायर ब्रैकेट, मेरे पे सपोज पॉजिटिव चार्ज है, तो कोई नेगेटिव वाला मेरे से जुड़ सकता है। मेरे पे सपोज नेगेटिव चार्ज है, तो कोई पॉजिटिव चार्ज वाला मेरे से जुड़ सकता है। दोबारा से सुनना, मेरे पे सपोज 2 पॉजिटिव का चार्ज है, तो मेरे साथ दो एक एक नेगेटिव वाले जुड़ सकते हैं, या एक दो नेगेटिव वाला जुड़ सकता है। मेरे से पे सपोज 4 पॉजिटिव का चार्ज है, तो मेरे साथ चार एक एक नेगेटिव वाले जुड़ सकते हैं, या मेरे साथ दो दो नेगेटिव वाले जुड़ सकते हैं, या मेरे साथ एक चार नेगेटिव वाला जुड़ सकता है। कितना भी नंबर हो सकता है। तो यहां पर कोऑर्डिनेट स्फीयर पर सपोज कोई चार्ज है, तो उस चार्ज के साथ M कैटायन का काम कर रहा है और N एनायन। किसी ने कभी सोडियम क्लोराइड लिखा है? हाँ, इसको वर्ड्स में कैसे लिखते हो? क्लोराइड। कोई मुझे बता सकता है यूजुअली Na पे कौन सा चार्ज होता है और Cl पे कौन सा होता है?
तो हम हमेशा कैटायन पहले लिखते हैं, एनायन। ऐसे ही एम जो लिखा गया है वो कैटायन है, और एन जो लिखा गया वो बाद में, यानी एनायन है। अब यहां पर एम कितने नंबर हो सकते हैं, ये किसने डिफाइन करा? और नंबर ऑफ एन कौन डिफाइन कर रहा है? तो रिप्रेजेंटेशन में सुनना ध्यान से, अब इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बाद आपने लिखना है। रिप्रेजेंटेशन में एक कोऑर्डिनेट स्पीशीज के तीन चीजें हो सकती। पहला जो सबसे कंपलसरी है वो होगा, तभी आप इसको कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलोगे। स्पर्श कहता है सर क्यों? मैंने कहा कोऑर्डिनेट कंपाउंड कौन होता है? कहता है जो स्पीशीज कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाता है। और हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसमें दिखाएंगे? सर हम दिखाएंगे एक मेटल में और लीगेंड्स के बीच। जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक स्पीशीज में आदर्श दिखाई देंगे, सबको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में। स्क्वायर ब्रैकेट को मेंशन करने का रूल है, पहले आएगा सेंट्रल मेटल और फिर आएंगे लीगेंड्स। वो लीगेंड कितने भी नंबर हो सकते हैं, वो लीगेंड कितने भी टाइप हो सकते हैं। लीगेंड्स वो होंगे जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे, और सेंट्रल मेटल वो होगा जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा। पक्का बात समझ में आई? हाँ, एक कोऑर्डिनेट स्फीयर में एक ही टाइप के लीगेंड हुए तो होमोप्लेटिक, और एक से ज्यादा टाइप के लीगेंड्स हुए तो हेट्रोप्लेटिक। हाँ, एक टाइप के कितने भी नंबर हो सकते हैं, उससे लेना देना मेरा कोई नहीं है। पक्का बात समझ में आई? स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर निकलें तो क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट पर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, जीरो चार्ज हो सकता है। जतिन अगर सपोज मेरे पे पॉजिटिव चार्ज हुआ तो एनायन मेरे साथ आयोनिक बॉन्ड बना लेगा। सपोज मेरे पे नेगेटिव चार्ज हुआ तो कैटायन मेरे साथ आयोनिक बॉन्ड बना लेगा। अब कैटायन या एनायन में से कोई भी एक या दोनों भी जुड़े हो, उनका स्क्वायर ब्रैकेट से कौन सा बॉन्ड? आयोनिक। पक्का? जहां पर एनायन जुड़ेगा तो कितने नंबर जुड़े वो भी देखना पड़ेगा, कैटायन जुड़ा तो कितने नंबर जुड़े तो वो भी देखना पड़ेगा। तो एम और एन मेरे लिए कैटायन एनायन हुए, एक्स और वाई मेरे लिए नंबर ऑफ कैटायन और एनायन हुए। पक्का बात समझ में आती है? कोई दिक्कत तो नहीं? स्क्वायर ब्रैकेट में सिर्फ कौन से बॉन्ड दिखाई देंगे? कोऑर्डिनेट। स्क्वायर ब्रैकेट के कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके बीच में होंगे? सेंट्रल मेटल और लीगेंड के। लीगेंड कितने भी हो सकते हैं, हाँ, एक ही टाइप के हुए तो होमोप्लेटिक, और एक से ज्यादा हुए तो हेट्रोप्लेटिक। पक्का? लीगेंड्स पे चार्ज सर जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, लेकिन वहीं पर मेटल पे चार्ज या तो सिर्फ पॉजिटिव होगा या तो सिर्फ जीरो। नेगेटिव मेटल पे नहीं होता। ठीक है? वहीं पर जो मेटल है वो एक्सेप्ट कर सकता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लीगेंड हमेशा क्या करेगा? डोनेट। पक्का? इररिस्पेक्टिव मेटल हैज अ पॉजिटिव चार्ज और अ जीरो चार्ज, it will always make its pair of make its vacant orbital available for pair of electron। यानी हमेशा वो सेंट्रल मेटल अपना वेकेंट ऑर्बिटल देगा पेयर लेने के लिए, हमेशा पेयर एक्सेप्ट करेगा, हमेशा ल्यूइस एसिड बिहेव करेगा। पक्का? इतना सा प्लीज चित्रकारी कर रहे हो और जैसे लिखा है वैसे के वैसे लिख रहे हो, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जल्दी से प्लीज।
ओके सर। तो भैया आपके बेस्ट फ्रेंड कब वापस आ रहे हैं? उसको एक मैसेज कर दियो, जब सबसे पहले लैंड करेगा तो मेरे पास जरा आए। हेलो मिस्टर कौन, हाँ मतलब आदर्श, हो गया? अरे वो मैसेज करता है ना, मैंने सीज फायर करवाई है ना आदर्श। क्या? सर लिख लिया। अभी तक हमने सिर्फ टर्मिनोलॉजी समझी है। दोबारा से बोल दूं, टर्मिनोलॉजी के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट हमारे लिए कोऑर्डिनेट स्फीयर है। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ भी लगा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे वो कैटायन है और राइट हैंड साइड पे एनायन। जहां कैटायन और एनायन आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं, वहीं पर स्क्वायर ब्रैकेट में अगर कोई भी बॉन्ड बना होगा तो वो कौन सा बॉन्ड होगा? कोऑर्डिनेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो एंटिटीज दिखती हैं, एक है मेटल जो कि अपना वेकेंट ऑर्बिटल देता है ताकि लोन पेयर उस वहां पर रिसाइड कर सके, तो एक्ट करता है ल्यूइस एसिड। यहां सिंपली हमारे लिए क्या है? एक्सेप्टर। वहीं पर जो स्पीशीज दूसरा है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, और क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा वो एक्ट करता है एज लीगेंड। लीगेंड अगर पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में एक ही टाइप के हैं तो होमोप्लेटिक, और एक से ज्यादा टाइप के हैं तो। अभी लीगेंड्स को बहुत सारे तरीके से क्लासिफाई करेंगे, लेकिन अभी एक बेसिक तरीके से तो क्लासिफाई हो गया कि लीगेंड पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। और पक्का बात समझ में आती है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं इसमें? क्लियर है? चलो यहां तक रिवाइज करोगे, यहीं तक रख रहा हूं, अभी छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट क्लास प्लीज सुन लेना, कहीं कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। नेक्स्ट क्लास विल बी एज पर योर स्केड्यूल। ट्यूसडे वाला ट्यूसडे, मतलब 6:30 वाला 6:30, 8:30 वाला 8:30 ऑर्गेनिक फिजिकल। इसके अलावा सैटरडे एंड संडे के अंदर कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स कंप्लीट करवाऊंगा। प्लीज मेक श्योर कोई क्लास मिस नहीं करे, कोई भी चीज आगे पीछे नहीं करे। क्लियर है बात? इसके अलावा अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो ऑर्गेनिक वाले बैच के अंदर आपका उसका अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर चल रहा है, जिसके अंदर हम लोग लास्ट पोर्शन पर हैं। एक क्लास बचेगी अपनी अल्कोहल फिनॉल के लिए और एक क्लास बचेगी ईथर्स के लिए, तो 2 ढाई क्लासेस के अंदर वो खत्म होगा। वहीं पर फिजिकल वाले आप लोगों का केमिकल काइनेटिक्स खत्म हुआ था, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग एक बार ग्रुप पर डिसाइड कर लेंगे हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए।